हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस सीरीज़ में हम लोग ये देखने वाले हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री पार्ट 3। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग 66 बीपीएससी और 67 बीपीएससी में पूछे हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। हम लोग ये भी देख चुके हैं क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होता है। आज 65th और 64th का हम लोग देखेंगे और इसमें भी देखेंगे कि 66 67 वाले क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सीरीज़। जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं प्रीलिम्स, अभी नहीं तो अगले साल या जब भी दे रहे हैं या अभी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे मत जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। ये जो है चाबी है। ठीक है, बीपीएससी के ताले की चाबी है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लेट्स सी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, देशेर कथा, तो नाम थोड़ा अजीब है, देशेर कथा। और इस पुस्तक को लिखा था सखाराम गणेश देवस्कर ने। सखाराम गणेश देवस्कर जो है, इन्होंने इस किताब को लिखा है, देशेर कथा पुस्तक को। ठीक है, दोबारा रिपीट करके बीपीएससी पूछ सकता है, तो इसलिए याद कर लीजिए, नाम बड़ा है, याद रहेगा, देशेर कथा। नेक्स्ट, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। बिहार में एक पेपर सर्च लाइट पेपर, ठीक है, वो चला था, उसके संपादक कौन थे। तो अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, रामानंद चटर्जी नहीं। ठीक है, इसके जो संपादक थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। याद कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सर्च लाइट के कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कल हम लोग एक और पेपर देखे थे, उसका भी पूछा था, बिहार हेराल्ड, इंग्लिश पेपर था, उसका भी पूछा था। ठीक है, तो बार बार ये पेपर वाला पूछ रहा है, तो बिहार का जो जो पेपर है अंग्रेज़ों के टाइम का, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिए कौन कौन सा पेपर है। हिंदी पेपर है बिहार बंधु, इंग्लिश में बिहार हेराल्ड, सर्च लाइट इंग्लिश पेपर। तो किसने ये सब संपादक कौन कौन थे, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, कल देख चुके हैं हम लोग। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। 1931 में, ठीक है, बिहार समाजवादी पार्टी, इंग्लिश में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, ये नाम फिर से आ गया, फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी, दो लोगों ने किया था, जेपी जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। तो यहाँ फूलन प्रसाद वर्मा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, 65th में पूछा है, फिर 67th में पूछा था, तो इस तरह से पूछता रहता है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। कांग्रेस भी बीपीएससी का एकदम फेवरेट टॉपिक है, इससे भी बार बार क्वेश्चन आता है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। और कौन थे संस्थापक, ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम, 1885 में। और इसका पहला जो ये हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो हुआ था मुंबई में। ठीक है, पहला जो सम्मेलन हुआ था वो मुंबई में हुआ था 1885 में ही। और उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये सब चीज़ जो है वो आप लोग याद रखिए। पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, बनाया था ए.ओ. ह्यूम ने। कब बनाया था, 1885 में। कहाँ पर, मुंबई में। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ये 3-4 जो बात है वो कांग्रेस के बारे में याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो बहुत फेमस जो है स्लोगन है, किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि मिला था नाइटहुड का, जिसको उन्होंने त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था, कब त्याग दिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तब। अब क्वेश्चन में जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ सकता है, जैसे ये हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 का डेट आराम से पूछ सकता है, और बहुत ईजी डेट है, आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने किया था ये। ठीक है, जिसके कारण उधम सिंह जा करके इंग्लैंड में माइकल ओ डायर को मारते हैं। माइकल ओ डायर वो था जिसने आदेश दिया था, और जनरल डायर वो था जिसने जाके मारा था वहाँ पर बाग, जलियांवाला बाग में। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय गुस्सा में, जो अंग्रेजों ने उनको उपाधि दी थी नाइटहुड, उसको त्याग दिए थे। और गांधी जी को भी एक उपाधि मिला था, उसको भी गांधी जी त्याग दिए थे। आप लोग को बताना है गांधी जी को कौन सा उपाधि मिला था,
ठीक है, आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि गांधी जी को कौन सा उपाधि मिला था जिसको गांधी जी त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन जो है यहाँ हिंदी में पूछा है और इसी को इंग्लिश में पूछता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है, और इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हो रहा है, रिपीट रिपीट बस रिपीट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर नहीं करके जाते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था ये, और इसमें 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, जिसमें से 2 नाम यहाँ पे है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, इन दोनों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सज़ा हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्लाह खान को। इसी में जब इनको ले जाया जाता है राम प्रसाद बिस्मिल को, तो ये वो गीत गाते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है, ये किताब CR दास ने लिखी थी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास बार बार आ रहे हैं, इनको याद ही कर लीजिए। ठीक है, गया अधिवेशन के अध्यक्ष भी यही थे, स्वराज पार्टी इन्होंने ही बनाया था, दीन बंधु इनको ही कहा जाता है, दीन बंधु चित्तरंजन दास, इसी तरह से याद कीजिए, दीन बंधु चित्तरंजन दास। तो इन्हीं की किताब थी इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, और BD सावरकर के बारे में हम लोग 2-3 चीज़ पढ़े थे कि BD सावरकर जो है इन्होंने 1857 को पहली क्रांति कहा था, और इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना भी की थी, संगठन था एक अभिनव भारत, उसका स्थापना किया था, 1857 को पहली क्रांति कहा था। ठीक है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, SN बनर्जी जो एक ICS अधिकारी थे जिनको कि सस्पेंड कर दिया गया था। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज, ये इस संगठन की स्थापना किसने, सत्य शोधक समाज का स्थापना जो है वो किए हैं ज्योतिबा फूले। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किए हैं ज्योतिबा फूले, और इन्होंने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था गुलामगिरी। तो वो भी पूछ सकता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा था, गुलामगिरी, और इस समाज का भी स्थापना किया है। सत्य शोधक समाज बहुत फेमस है, पूछता है ये, ज्योतिबा फूले ने किया है इसको। नेक्स्ट देखिए, फिर से कांग्रेस आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कल देख चुके हैं। कौन थी प्रथम महिला अध्यक्ष, श्रीमती एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष। अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो होगा सरोजनी नायडू, भारतीय पूछे तो, नहीं तो पहली महिला अध्यक्ष हैं श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर से देखिए एक रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपके सामने, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। देखिए ऑप्शन, सरोजनी नायडू, राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। तो पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। ये रेयर क्वेश्चन है, तीसरा सत्याग्रही, पहला और दूसरा तो बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, और तीसरा भी पूछा गया है तो वो भी याद कर लीजिए, ब्रह्मदत्त। कि बार बार रिपीट हो रहा है ये सब सवाल। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। नेक्स्ट, भागलपुर में, देखिए ये नया क्वेश्चन, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व इसमें महादेव लाल सराफ किए थे। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, महादेव लाल सराफ किए थे नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, बिहार में एक अंबारी सत्याग्रह हुआ था, उसका नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन किए थे, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, अब नहीं पूछा जाता है, इधर से तो नहीं पूछा गया 66-67 में। देखिए फिर से रिपीट हो सकता है क्योंकि 65वीं ज़्यादा पुराना नहीं है, 2019 में ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता
माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले इनका नाम हम लोग देखे थे, सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ही सर्च लाइट पेपर जो है उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, और इनको आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहते हैं। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा। किसान सभा अगर आए तो कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में खोली थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1632। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। स्वराज पार्टी का तो पूरा इंडिया में ऑल लेवल तो किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये बिहार में इसका गठन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह कौन? हमारे प्रथम मुख्यमंत्री है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। प्रियदर्शी माने जो देखने में प्रिय लगे। ठीक है, प्रियदर्शी। तो अशोक का नाम अशोक 1-2 शिलालेख में लिखा है। टोटल कितने शिलालेख हैं अशोक के? 14 शिलालेख हैं। ठीक है, टोटल अशोक के 14 शिलालेख हैं। शिलालेख माने शिला माने पत्थर, पत्थर पे लिखा हुआ, तो 14 जगह मिला है, जिसमें से एक जगह पे 1-2 जगह पे अशोक का नाम अशोक है, अदरवाइज हर जगह पे उसका नाम क्या लिखा है? प्रियदर्शी, यानी जो देखने में प्रिय लगता है। एक और नाम इसका कहा जाता है देवानाम प्रिय। ठीक है, देवानाम प्रिय, जो देवताओं का भी प्रिय हो। तो ये सब नाम अशोक के लिए लिखेगा। और अशोक का 13वां शिलालेख बहुत फेमस है, उसमें था कलिंग विजय। अशोक ने कलिंग को जीता था और अपना कलिंग को जीतने के बाद उसको लगा कि उसने कितना नरसंहार कर दिया, 1 करोड़ लोग लगभग मर गए थे। तो उनको देख करके इसको अपने आप पे बहुत ख़राब लगा और इसने अपने शस्त्रों का त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद हर जगह अहिंसा का प्रचार किया पूरी दुनिया में। तो अशोक जो है उसने ये सारी बातें अपने 13वें शिलालेख में लिखी हैं। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के जाने थे? नाम पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा। औषधि यानी चिकित्सक कौन है इसमें? सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक, सौनक। तो इसमें सुश्रुत जो है वो चिकित्सक थे। ठीक है, सुश्रुत। इन्होंने किताब भी लिखा था सुश्रुत संहिता। ये फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माने जाते थे, उस जमाने में प्लास्टिक सर्जरी करते थे ये। ठीक है, उसी पर इनका बुक है सुश्रुत संहिता, तो इनके बारे में जान लीजिए। निम्नलिखित में से प्राचीन काल भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी? वो एक ही लिपि है। ठीक है, वो है खरोष्टी। आजकल आप लोग देखेंगे उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, अरबी, उर्दू, फारसी, ये सब। तो उस समय प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इस साइड से लिखना शुरू करते थे, ऐसे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? गुप्त काल में किस बंदरगाह का उपयोग उत्तर भारत के लोग व्यापार के लिए करते थे? ठीक है, तो वो बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। ये कलकत्ता के पास है ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो उत्तर भारत के लोग जो है वो इसका ही प्रयोग करते थे, ताम्रलिप्ति बंदरगाह का। ये सब रेयर टाइप का क्वेश्चन होता है जो हर साल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी आप लोग देख रहे होंगे रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? हम लोग पढ़ लिए थे इसके बारे में। ठीक है, ये रिपीटेड है कि किसके टाइम पे मुगल चित्रकला सबसे आगे था, तो वो था जहांगीर के टाइम पे। किसने चित्रकारी के लिए मुगल बादशाह ने कारखाना बनवाया? तो वो था अकबर। अगर वो क्वेश्चन पूछे कि किसने कारखाना बनवाया, तो अकबर ने बनवाया था कारखाना। लेकिन कौन खुद चित्रकारी करता था और उसके टाइम पे चित्रकला एकदम शीर्ष पे पहुंच गया? तो जहांगीर, सलीम के टाइम। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? देखिए, अगर आप लोग सीरियल उरियल देखे होंगे जोधा अकबर टाइप का, तो उसमें बताता है मनसबदार होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये व्यवस्था लागू की गई थी, जैसे राजा अगर यहाँ है तो वो अलग अलग गाँव में अलग अलग मनसबदारों को रखता है और इनके पास कुछ कुछ सैनिक होते हैं, और जब ये राजा युद्ध के लिए जाएगा तो ये सभी अपने अपने सैनिक लेके आएंगे।
ठीक है। तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई थी, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये रिपीटेड है, देखिए एकदम 2 कॉपी रिपीटेड। अष्टप्रधान किसके पास था? शिवाजी। अष्टप्रधान जो है वो कहाँ था? शिवाजी। शिवाजी के 8 प्रमुख मंत्री लोग थे जिनको अष्टप्रधान कहते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। देखिए, अगर दिल्ली के किस सुल्तान पूछे और कुछ अच्छा बात लिखा हो, जैसे नहर का निर्माण किया, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल बनाया, सबसे ज़्यादा दान दक्षिणा करता था, तो पूछे अगर कि दिल्ली का कौन सुल्तान, तो नाम क्या आएगा? फिरोज शाह तुगलक। ये सबसे अच्छा सुल्तान रहा था। ठीक है, दिल्ली का ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? यानी कि इसमें से डकैत कौन था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज। ठीक है, तो आपको तो अंग्रेज ही लगता होगा कि सबसे बड़ा डकैत था, मगर वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में समुद्री डाकू के रूप में कौन फेमस थे? पुर्तगाली। और किसका ये लोग चोरी करते थे? अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों का जहाज़ जब जाता था तो पुर्तगाली लोग जो है उसका जहाज़ को लूट लेता था। ठीक है, तो यानी कि पुर्तगाली जो है वो सबसे मतलब वो डकैती करता था। पुर्तगाली ही सबसे पहले आया था भारत में, पता है कि नहीं? सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा, वो पुर्तगाल से आए थे। लेकिन अंग्रेज बाद में आए, लेकिन अंग्रेज जो है बाद में आकर के भी सबसे अच्छा व्यापार करने लगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे, जिसके कारण पुर्तगाली लोग का जो एरिया था वो कम होता गया, ये लोग का प्रॉफिट घटता गया। तो ये लोग क्या किया? इसी का जहाज़ को लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये लोग लुटेरा टाइप का हो गया पुर्तगाली सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, उस टाइम पे ठग व्यवस्था बहुत चलता है, मतलब ठग लोग तो हमेशा है, आज भी ठग बहुत है और उस टाइम पे भी ठग बहुत थे। तो कौन सा अंग्रेज़ था जो ठगों को मतलब मारा था, हटाया था? वो था कैप्टन स्लीमन। ठीक है, कैप्टन स्लीमन ने ठगों का उन्मूलन जो है वो किया था। नेक्स्ट है, अफ़गानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफ़गानिस्तान को कौन चाहता था कि अपने कब्जा में कर ले? तो वो था लॉर्ड लीटन। ठीक है, लॉर्ड लीटन बहुत बदमाश था और उसकी बहुत सारी नीतियाँ हैं जो बहुत ख़राब थी। नाम से बस ये लीटन लिटिल लग रहा होगा आपको, पर ये है बहुत बदमाश टाइप का। तो इसी ने आक्रामक नीति जो है वो अपनाई थी। नेक्स्ट, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? क्वेश्चन एक तो यहीं पे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। ठीक है, कौन सी यात्रा शुरू हुआ था? डांडी मार्च से। पता होगा आप लोगों को, डांडी मार्च। डांडी मार्च जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से। गांधी जी अपने 72 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले, कहाँ जाने के लिए? डांडी जाने के लिए। डांडी क्या है? एक समुद्र का तट है। ठीक है, वहाँ गए, साबरमती से निकल के आश्रम से डांडी समुद्र तट पे गए, वहाँ जाके नमक बनाए और समुद्र के पानी से, और ये जो नमक कानून था उसको तोड़े। ठीक है, इसीलिए इसको नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन भी कहते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डांडी, सॉरी डांडी नहीं, साबरमती। शुरू कहाँ से हुआ था? साबरमती से। ठीक है, 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू किया? साबरमती से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, कोई आंदोलन था साराबंदी आंदोलन, ये प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। साराबंदी आंदोलन 1922 सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, कल हम लोग एक और आंदोलन देखे थे, बारदोली आंदोलन, वो भी सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था और ये साराबंदी आंदोलन भी उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर आ गया इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसको एक बार जाके पढ़ ही लीजिए। ठीक है, तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वो थे आचार्य JB कृपलानी। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, भारत का विभाजन हुआ था, उसमें JB कृपलानी इसके अध्यक्ष, ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? एकदम रिपीटेड क्वेश्चन, कौन है आंसर?
कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो उस समय बिहार में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद किए थे, ठीक है। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसानों का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग का शुरू होता है 64th का। तो देखिए यहाँ भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन वैसा ही मिलेगा। अगर आप लोग कम से कम इतना भी कर लेते हैं तो आराम से 25-30 में से 25 नंबर तो आप लोग ले ही आएंगे हिस्ट्री में, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किए हुए हैं तो। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही जो उसमें शामिल हुए थे, वो लोग बाद में विद्रोही बन गए थे। तो क्यों बन गए थे? तो यहाँ पूछा है कि क्यों नहीं बने थे, इसमें से कौन सा कारण नहीं था? तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारी को, मतलब हमारे जो भारतीय भाई थे हिंदू मुस्लिम, उनको ईसाई बनाया जा रहा था, ठीक है। उन सिपाहियों को ईसाई बनाया जा रहा था, तो वो लोग तो विद्रोही बनेंगे फिर, तो ये तो है नहीं, ये तो कारण था। फिर जहाज़ पे उनको यात्रा करने के लिए कहा था, जबकि जहाज़ पे यात्रा करना यानी समुद्र पार करना। देखिए समुद्र हमारा देवता है, ठीक है, और जैसे हमारे धर्म के अनुसार समुद्र देवता है, और समुद्र को पार करना ये धर्म जो है अनुमति नहीं देता था, ठीक है। तो वो जो हमारे सिपाही थे वो लोग नहीं पार करना चाहते थे, फिर भी ज़बरदस्ती उनको समुद्र पार करके इधर उधर भेजा जाता था, तो इस कारण भी वो विद्रोही हो रहे थे। भत्ते की रोकथाम माने उनका जो सैलरी वगैरह होता था वो भी रोक दिया जाता था, तो विद्रोही होंगे ही। अधिकारियों की अक्षमता माने जो अधिकारी सब होता था वो लोग अक्षम था, सक्षम नहीं था, ठीक है। तो इस कारण से भी ये लोग विद्रोह किए कि हमारा जो अंग्रेज अधिकारी है वो तो अक्षम है, वो अच्छा से एबल नहीं है, अनेबल है वो, फिर भी हम लोगों को उतना नहीं आगे बढ़ा जा रहा है। वो लोग अनेबल होते हुए भी आगे रहता था, प्रमोशन वही लोग का होता था, ठीक है। तो ये सभी कारण थे। तो पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं था, तो ई नंबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीपीएससी डिलीट कर दिया था बाद में। बीपीएससी का ये नियम है, ठीक है। नियम क्या, ये फॉल्ट है उसका, कि जब एक बार रिजल्ट डालता है, एक बार आंसर किया आता है, और उसके बाद उसमें फिर 10 सवाल, कम से कम 8 से 10 सवाल जो है वो उसको चेंज कर देता है, या उसके आंसर को चेंज करता है, सवाल ही ख़त्म कर देता है अगर उसके ऑप्शंस में कुछ किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट है, विवाद है। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें विवाद है कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का सीमा जो है, साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, तो ये पूरा क्वेश्चन में ही विवाद है, इसी कारण से क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? यानी कौन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं किया, यानी उसका साथ दिया, तो वो था हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम जो है वो कभी बगावत नहीं किया, वो अंग्रेज़ों के हमेशा साथ था, ठीक है, हैदराबाद का निज़ाम। नेक्स्ट, फिर से आ गया आप लोग का फेवरेट नील विद्रोह, ठीक है। चंपारण में हुआ था, सबको पता है, 3/20 तिनकठिया व्यवस्था था। गांधी जी आए थे चंपारण में 1917 में, और राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेके आए थे। तो अब क्वेश्चन पढ़िए, नील विद्रोह का क्या, ए नंबर, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, सही बात है। बी देखिए क्या लिखा है, रैयत नील की खेती करना चाहते थे, रैयत माने किसान होता है, तो कह रहा है कि रैयत नील की खेती करना चाहते थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था, ये तो उल्टा पुल्टा है, ठीक है। आगे सी नंबर, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती खेती करवाया जा रहा था, ठीक है। ए और सी में थोड़ा सा अंतर है। और डी है नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, ऐसा तो कुछ था नहीं। ए में सिंपल सा है कि खेती नहीं करना चाहते थे पर ज़बरदस्ती कराया जा रहा था, यहाँ है कि खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती कराया था। अमान्य मूल्य मतलब उनको कहा जाता था कि तुम खेती करो और तुम्हारा जितना भी होगा नील उसको हम खरीद लेंगे 100 रुपया में, मतलब जितना भी रुपया। तो किसान कहते कि नहीं कम से कम 200, तो अंग्रेज़ कहता था कि नहीं हम 100 कह दिए तो 100 में ही तुम्हारा नील खरीदेंगे। तो इससे जो रैयत है उसको प्रॉफिट नहीं होता था, वो लॉस में चला जाता था। जो मूल्य अंग्रेज बोल दिए वही मूल्य पे उसको, अंग्रेज़ों को अपना जो क्रॉप है वो बेचना पड़ता था, ठीक है। तो एक अमान्य मूल्य पर। नेक्स्ट देखिए,
1875 के दंगों, दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण जो है वो क्या था? मतलब क्यों ये दक्कन में दंगा हुआ था 1875 में? तो बोल रहा है कि वहाँ अकाल आया था, ऐसा तो नहीं था। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंचा भू राजस्व यानी ऊंचा टैक्स, ज़बरदस्ती वहाँ पे धार्मिक सुधार किया? नहीं, वहाँ क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंचा ब्याज दर, टैक्स रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट। महाजन लोग किसानों को देते थे लोन, पर उस पर जो इंटरेस्ट लेते थे वो बहुत ही ज़्यादा होता था। इसी कारण से वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने दंगा किया था दक्कन के। नेक्स्ट, रजनी पाम दत्त ने कहा, क्या कहा है देखिए, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन यानी किस पार्टी के बारे में ऐसा कहा है कि वे साम्राज्यवाद, माने मान लो कि अंग्रेज़ों से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे? तो ऐसा कौन था? कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये शुरू में सहयोग किया था, जब ये नरम दल था, इसमें नरम दल के नेता थे तो वो लोग सहयोग किए थे। फिर गरम दल के नेता आए तो वो लोग आंदोलन करने लगे। तो कांग्रेस सहयोग भी किया है और लड़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी माने नेशनलिस्ट, देश के बारे में खाली लिखेगा, अंग्रेजों के खिलाफ लिखने वाला। तो ये कौन नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजों का ही मतलब लॉन्च किया गया था, तो ये राष्ट्रवादी नहीं था, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लिखता था कभी भी द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे रिपीटेड ही है। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायन सभा, इसके बारे में क्या क्या सही है? ठीक है, प्रार्थना समाज, अब इसमें आप क्या क्या जानते हैं? जैसे सत्यशोधक समाज अभी हम लोग देखे थे, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले का था, और ये कितना नंबर पे है? एक 2 3 4, 4 नंबर पे है ये। तो 4 नंबर पे होना चाहिए आपको क्या? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में 4 नंबर पे ज्योतिबा फुले है, ठीक है। और देखते हैं और आपको क्या आता है। यंग इंडिया, गांधी जी लिखते थे, यंग इंडिया, तो गांधी जी 3 नंबर पे होने चाहिए, सॉरी 2 नंबर पे गांधी जी होने चाहिए। तो यहाँ तो 2 नंबर पे है नहीं गांधी जी, यहाँ है 2 नंबर पे, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। बाकी भी याद कर लीजिए। लोकहितवादी किसको कहते थे? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज का गठन आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और रहनुमाई मजदायन सभा, नौरोजी फुरदोनजी, ठीक है। रहनुमाई मजदायन सभा, नौरोजी फुरदोनजी, नाम से भी लग रहा हो पारसी कुछ है, ये पारसी हैं और ये सभा भी उसी टाइप का है, पारसी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। एक भी आता था आपको, 1 से 2 आता था तो आप लोग जो है पता कर लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 9 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में सब यहाँ फिर चूज़ करना है कि जैसे पत्र दिया है और उसको कौन संपादन करता था? द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक, ठीक है। तो देखिए केसरी, केसरी जो है वो तिलक का पेपर था। बाल गंगाधर तिलक जो है वो 2 पेपर लॉन्च करते थे, एक केसरी और एक मराठा, ठीक है। मराठा और केसरी, यही दोनों पेपर में तो वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, और जब जब लिखते थे तो उनको अंग्रेज जेल में डाल देता था। तो 2 पेपर बाल गंगाधर तिलक का था, मराठा और केसरी। तो ये 2 नंबर में तिलक कहाँ पे? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सी में है और डी में होगा, ठीक है। सी और डी, सी और डी में अब देखना है हम लोग को। और देखिए ये 2 चीज़ समझ में आ गया। दूसरा ये बंगाली, बंगाली जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, नाम से भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली लग रहे हैं और इनका है भी बंगाली। तो 3 नंबर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यहाँ पे नहीं है तो ये कट गया, तो आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है, डी। अब डी को आप लोग और भी ज़्यादा मिला के देख लीजिए कि द हिंदू पेपर जी सुब्रमण्यम अय्यर का लिखा हुआ है, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का है सुधारक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था, और इनका पेपर था क्या? मराठा और केसरी। तो इनको लोकमान्य तिलक के नाम से लोग कब जानने लगा? जब वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने, जब उन्होंने लोकप्रिय अखबार शुरू किया मराठा और केसरी, जब उनको रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया गया, मैंने दोषी बनाया गया,
दोषी इसलिए बनाया गया क्योंकि जब वो रैंड था, एक कमिश्नर था, उसकी मृत्यु हुई तो इन्होंने अपने पेपर में अच्छा लिखा था कि अच्छा हुआ, ठीक है, तो इसलिए इनको दोषी बनाया गया। और इन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव, जो महाराष्ट्र में इतना फेमस गणपति उत्सव होता है, उसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी, ठीक है। तो शिवाजी और गणपति उत्सव, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गणपति उत्सव का शुरुआत कौन किया, तो बाल गंगाधर तिलक ही किए थे। शिवाजी और गणपति उत्सव का भी शुरुआत की, तो ये सब उन्होंने किया था, इसीलिए उनको लोकमान्य तिलक कहा जाता था। लोकमान्य तिलक को कहते हैं और लोकनायक जेपी को, जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंके थे, इसीलिए तो उनको जेल में डाला गया था, ठीक है। और किस कारण कहा जाता है उसको? लाहौर षड्यंत्र केस, इसी में उनको फंसाया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। और इन्होंने असेंबली में बम भी फेंका था, किसके साथ मिलके? बटुकेश्वर दत्त के साथ। इनके साथ एक और आदमी गया था, अकेले नहीं गए थे बम फेंकने, उस आदमी का नाम था बटुकेश्वर दत्त। तो जब बम फेंके थे तो उनकी उम्र 21 साल से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि जब इनको फांसी लगा था तो उस समय ये 23 साल के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार जो हम लोग देख चुके हैं 13 अप्रैल 1919, किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? मतलब वहाँ पे लोग क्यों जुटे हुए थे? जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह। उस समय सरकार एक एक्ट लाई थी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी बोलते थे, जिसमें किसी को भी बिना वारंट के पकड़ा जा सकता था, सिर्फ शक के आधार पे। तो इसी कारण से गांधी जी इसके खिलाफ सत्याग्रह करना चाहते थे, जिसका नाम होता है रॉलेट सत्याग्रह। इसी के अगेंस्ट में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट, कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे 1857 के विद्रोह में। बिहार में कहाँ से? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह पे शामिल हुए? तो पटना में, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में कहाँ से शुरू किए विद्रोह? पटना से। पर असल में कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर के, पर विद्रोह शुरू किए थे पटना से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? आदिवासी लोग अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ विद्रोह किया? बिहार, पंजाब, सिंध, कटियावाड़, हर जगह जहाँ भी आदिवासी हैं, हर जगह आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। अतः अब ये देखिए, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निश्चयों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये समझ लीजिए इस चीज़ को क्या है, मेंस में ही पूछा जाता है। व्हाइट मैन्स बर्डन, अंग्रेज जो है वो कहते थे कि हम भारत, तुम मतलब कि अपना मर्जी से थोड़ी आए हैं, हमको भगवान भेजा है, ठीक है। अंग्रेजों का कहना था कि भगवान के बोलने के कारण हम तुम पे शासन करते हैं, तुम लोग असभ्य हो। हम लोग को कहता था कि तुम लोग असभ्य हो और हम तुमको सभ्य बनाने के लिए आए हैं, ये हमारा बर्डन है, हमारे ऊपर ये भार है। बर्डन का हिंदी होता है भार, हमारे ऊपर ये भार है, भगवान हमको भेजा है कि जाओ दुनिया में जितने असभ्य लोग हैं उनको सभ्य बनाओ। जितने मतलब उसको लगता था कि हम लोग गोरा हैं, लंबा है, तो हम लोग सभ्य हैं, और बाकी सब काला है, नाटा है, ये लोग असभ्य है, तो हम लोग को वो सभ्य बनाने आया था। इसको वो लोग अपना बर्डन समझता था, इसीलिए इसको कहते हैं वाइट मैन्स बर्डन, ठीक है। तो ये वर्ड किसका कहा हुआ है कि सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल पर भारत सरकार वाइट मैन बर्डन पे चलती है, ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये भी बार बार देखिए आ रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? इजी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था, ठीक है। गांधी जी कहते कि शराब नहीं पीना चाहिए, इसके कारण सरकार के टैक्स में बहुत कमी आया। जब लोग शराब पीना छोड़ दिए तो सरकार को टैक्स मिलना कम हो गया। एक प्रदेश की सरकार, माने कहाँ का सरकार, लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए जो मुख्य व्यक्ति थे वो लोग का शराब पीता हुआ सूची प्रसारित किए थे कि ये लोग शराब पीते हैं तो बाकी आप लोग भी पीना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो वो बिहार थे, बिहार में ही लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया था जब गांधी जी आंदोलन किए थे और कहे थे कि मत पीजिए तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ, देखिए बिहार में नमक जल्दी बना नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई समुद्र है नहीं, है ना, नमक तो यहाँ बनेगा नहीं। तो जब नमक सत्याग्रह पूरे देश में हो रहा था तो बिहार के लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? चौकीदारी सत्याग्रह,
कह रहे थे कि हम लोग चौकीदारी कर नहीं देंगे। किस कर के विरोध में सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर। चौकीदारी कर मांगता था सरकार, तो उसका विरोध किया था यहाँ के लोग बिहार में। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण इस्तीफा दिया था? ठीक है, तो बिहार की चुनी हुई सरकार जो किस कारण इस्तीफा दी थी? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए। राजनीतिक बंदी मतलब राजनेताओं को बंदी बना लिया गया था, इस कारण सरकार इस्तीफा दे दिया कि बंदियों को छोड़िए। नेक्स्ट, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से तो आपको पता है स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे बिहार किसान सभा से, पर यहाँ पे और भी आंसर सही है, जैसे यदुनंदन शर्मा भी सही है, तो इसीलिए इस बार यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? ई, बिहार किसान सभा से ई। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर। नेक्स्ट देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? भारत में कृषि के साक्ष्य और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ आज पाकिस्तान में हो गया है, तो साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? महापरिनिर्वाण मतलब बुद्ध की मृत्यु, कहाँ? कुशीनगर में हुआ था बुद्ध का मृत्यु। तो बुद्ध का मृत्यु जब कुशीनगर में हुआ, उसके बाद पहली बौद्ध संगीति, सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी, आपको ही पता है, अजातशत्रु करवाया था, महाकश्यप जी इसके अध्यक्ष थे। आप लोग पूरा बौद्ध संगीति पढ़ लीजिए, कल भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं, पूछा जा रहा है बार बार। दूसरा वाला वैशाली में हुआ था, तीसरा वाला पाटलिपुत्रा में हुआ था, चौथा वाला कश्मीर में, पढ़ लीजिए पूरा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? स्वर्ण मुद्रा, सोने की मुद्रा किसने सबसे ज़्यादा चलाया? तो वो थे वीमा कडफिसेस, असल में कनिष्क ने चलाया था। ठीक है, कनिष्क, कुषाण वंश का आया था, कुषाण, कुषाणों ने सोने की मुद्राएं बहुत चलाई थी। और वीमा कडफिसेस कनिष्क के ग्रैंडफादर थे, तो वो भी कुषाण वंश के थे, तो इसीलिए इसका आंसर वीमा कडफिसेस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त? देखिए, पहले ज़माना में लोग समझते थे कि सूर्य मतलब कि अभी तो पता है ना कि सूरज है और धरती चारों ओर घूम रहा है, लेकिन उस टाइम पे लोग समझते थे कि धरती है और सूरज घूम रहा है, क्योंकि दिखता तो यही है कि सूरज घूम रहा है। ठीक है, तो किसी आदमी ने बताया था कि किस आदमी ने पहली बार ये बताया कि पृथ्वी घूम रही है, ना कि सूरज घूम रहा है? तो वो थे आर्यभट्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए नंबर, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था? स्वर्ण भूमि का मतलब है सुमात्रा, मतलब इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया के वह राजा कौन थे जो नालंदा में आके एक बौद्ध विहार बनाए थे और उसके रख रखाव के लिए देवपाल जो पाल वंश के राजा थे, उनसे 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किए थे कि 5 गांव का टैक्स इसके रख रखाव के लिए दीजिए, नालंदा में बौद्ध विहार के लिए। तो वो राजा थे इंडोनेशिया के बालपुत्र देव। जहाँ पुत्र देव टाइप का ऑप्शन होगा उसको मार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किताब है ये सब मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बार बार, ये सब रेयर क्वेश्चंस है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किताब जो है ई, इसका पता ही नहीं है कि किताब कौन लिखा है, ये सब ऑप्शन गलत है। इस किताब के बारे में नहीं जानकारी है कि इस किताब को किसने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बख्तियार खिलजी फिर से आ गया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है वो किस किताब में है? वो है तबकाते नासिरी में। इस किताब को मिनहाज उस सिराज ने लिखा था, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। तबकाते नासिरी, इसी में वर्णन है, बख्तियार खिलजी आया था बिहार में, हमला किया था, तो इसी किताब में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा भाग टैक्स के रूप में ले लिया? मतलब कि अगर आपके पास 100 किलो अगर आप गेहूँ उगा रहे हैं तो 50 किलो टैक्स ले लेगा। तो वो कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी, बहुत टैक्स लेता था ये। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, कल हम लोग देखे थे ना। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी यही शुरू किया था, मतलब राशन। तो जब सारा अनाज ले ही ले रहा है तो राशन तो इसको देना ही ना पड़ेगा फ्री में। तो अलाउद्दीन खिलजी।
नेक्स्ट, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? किस सूफी संप्रदाय से, ठीक है। ये सब सूफियों का संप्रदाय है, चिश्ती सिलसिला, फिरदौसी, तो वो थे सुहरावर्दी संप्रदाय से। शेख बहाउद्दीन जकारिया, ऐसे किसी का ही पूछ सकता है। शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती से होगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, किसी का भी पूछ सकता है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में बांटा था? यानी अपनी सेना को ग्रुप में बांट दिया था, 200, 250, 500 इस तरह से। तो वो भी वही था, अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर हो गया ई। ठीक है, खिलजी पूछ रहा है, देख रहे हैं। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में, मतलब इलाहाबाद में एक ऐसा मंजिल बनाया गया, ठीक है, जो 40 स्तंभ हैं, उसमें 40 पिलर्स, इसमें 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था इसको बनाने में, इस बिल्डिंग को बनाने में। इसमें 40 पिलर्स थे, 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। किसने अपनी किताब में लिखा है? तो विलियम फिंच। ठीक है, जब भी अकबर के बारे में किसने अपनी किताब में लिखा है इस तरह का है, और अगर विलियम फिंच है ऑप्शन में, तो फिर विलियम फिंच जो है अंग्रेज़ों में ये सही होगा, क्योंकि यही आया था उस टाइम पर। नेक्स्ट, कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैनुल आबदीन को। सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर का अकबर। नेक्स्ट देखिए, फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फराइजी आंदोलन की शुरुआत, नाम से ये लगेगा हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी फराइजी एक ही बात हुआ, तो फराइजी आंदोलन, हाजी शरीयतुल्लाह। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब जो है दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो ये भी पूछ सकता है, ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था, कि भारत से पैसा कैसे बाहर जा रहा है अंग्रेजों के टाइम पे। इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसी किताब में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ही इन्होंने कहा था कि भारत से जो पैसा है बाहर जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम, मतलब बंगाल किराएदारी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1885 में पारित हुआ था बंगाल किराएदारी अधिनियम। नेक्स्ट है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। 1912 में बिहार की स्थापना हुई है। नेक्स्ट, चंपारण में गांधी जी को कौन आमंत्रित किया? रिपीटेड क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा कौन दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। रिपीटेड क्वेश्चन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1931। रिपीटेड क्वेश्चन। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। इनमें से किसने बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? ठीक है, पहली बार कांग्रेस मंत्रिसभा का, तो वो श्री कृष्ण सिंह, क्योंकि यही पहले मुख्यमंत्री थे, तो मंत्री लोग का नेतृत्व कौन करेगा? जो मुख्यमंत्री होगा, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ये भी रिपीटेड हो गया। तो कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं आप लोग देख लिए हैं। प्रीलिम्स देना है, बीपीएससी जब भी क्लियर करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर को एकदम पढ़ लिया जाए अच्छे से। ठीक है, इस बार भी जब क्वेश्चन आएगा 68 का, तो आप लोग देख ही लेंगे कितना क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।